बात करेंगे बिहार की सियासत की। होली के ठीक पहले नीतीश सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और इसी के साथ ही साथ अब जितने भी रिक्त पद थे सारे पद भरे जा चुके हैं। होली के पहले साधी गई ये सियासत क्या दिवाली के बाद आने वाले रिजल्ट पर अपना असर डालेगी? अचानक से ये फैसला किस तरह से सामने आता है? नीतीश कुमार को लाडला कहने का क्या रिटर्न गिफ्ट नीतीश सरकार की ओर से दिया गया है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको बताती हुई हमारी पहली कवर स्टोरी देखिए। सत्ता में वापसी के लिए चुनावी साल में बीजेपी ने इन चेहरों पर दांव लगाया है। विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपनी पूरी टीम तैयार कर ली है। सभी नए मंत्री बीजेपी के कोटे से हैं। बिहार की राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है, लिहाजा बीजेपी की तरफ से हर सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की गई। पहले जातीय समीकरण को समझिए। बिहार में भूमिहारों की आबादी 2.9% है। इस जाति के जीवेश मिश्रा मंत्री बने हैं। राजपूत 3.4% है। इस जाति से राजू सिंह, 2.9% वाले कुर्मी जाति से कृष्ण कुमार मंटू, 4.3% वाले कुशवाहा समुदाय से सुनील सिंह। वैश्य समुदाय की बात करें तो उनकी जनसंख्या 2.7% है। इस जाति से संजय सरावगी, केवट 0.71% है और इस जाति से विजय मंडल, जबकि तेली समुदाय की जनसंख्या 2.81% है और इस जाति से मोतीलाल प्रसाद मंत्री बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जाति के साथ ही क्षेत्रीय समीकरण को भी साधा गया। खास बात यह है कि जिस मिथिलांचल से 2020 में बीजेपी को जबरदस्त सीटें मिली, वहां से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। जाले के विधायक जीवेश मिश्रा उन्हीं में से एक हैं। मिथिलांचल को तरजीह तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हमेशा देते रहे हैं और मिथिला के विकास की बारी है, इसलिए मिथिला को तरजीह दिया गया है। तो निश्चित रूप से हम आभार प्रकट करते हैं अपने नेतृत्व का कि उन्होंने मिथिला को तरजीह। मिथिलांचल रीजन पर बीजेपी का बड़ा फोकस है। पीएम जब भागलपुर गए थे तब उन्होंने मखाना का जिक्र किया था। बजट में भी मखाना बोर्ड का ऐलान हुआ। मखाना बोर्ड इन बिहार। बीजेपी की महिला नेता मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर संदेश दे रही हैं सो अलग। मिथिलांचल के दिल कहे जाने वाले दरभंगा के विधायक संजय सरावगी पहली बार मंत्री बनाए गए। सरावगी वैश्य समुदाय से आते हैं, 5 बार जीत चुके हैं। मिथिलांचल रीजन में विधानसभा की 50 सीटें हैं। सरकार में अब कुल 11 मंत्री इस मिथिला क्षेत्र से हो गए हैं। मतलब बिहार में कुल मंत्रियों का 30% सिर्फ इसी रीजन से है। मिथिलांचल पर फोकस करके बीजेपी अपने वोट बैंक को इंटैक्ट मतलब बनाए और बचाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि इस वोट बैंक को तोड़ने के लिए इस बार चुनावी अखाड़े में प्रशांत किशोर उतरने वाले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी ने राजू सिंह को भी मंत्री बनाया। मुजफ्फरपुर जिले की साहिबगंज से राजू सिंह विधायक हैं। एलजेपी, जेडीयू, वीआईपी होते हुए बीजेपी में पहुंचे हैं। राजपूत समाज से आते हैं, बीजेपी की ये कोर वोटर है। पूरे बिहार में मैसेज जा रहा है। देखिए, ये मैं नहीं जानता हूं कि जा रहा है या नहीं जा रहा है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि राजपूत और क्षत्रिय किसी एक जाति का नाम नहीं है, बल्कि एक समूह का नाम है। जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, इसमें दिख रहा है कि सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश हुई चुनावी वर्ष। ये तो शीर्ष नेता लोग तय करते हैं, इसके बारे में मैंने कुछ बोल पाऊँ। राजू सिंह के जरिए बीजेपी ने बिहार में राजपूतों को संदेश दिया है, खासकर उस तिरहुत और चंपारण के इलाके में जहां राजपूत बड़ी संख्या में हैं। 5 राजपूत नीतीश सरकार में मंत्री हो गए हैं। कुल आंकड़ा देखें तो सवर्ण 11, ईबीसी 8, दलित 7, कुर्मी 3, कुशवाहा 3, वैश्य 2, यादव 1, मुस्लिम 1 मंत्री हो गए हैं। कुल मिलाकर नए मंत्रिमंडल में सोशल इंजीनियरिंग और रीजनल राजनीति को साधकर सत्ता में वापसी का प्लान बनाया गया है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में जाकर नीतीश कुमार को लाडला बताना, उसके बाद जेपी नड्डा का दौरा और उसी रात तमाम मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर नाम फाइनल हो जाना। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी और नीतीश कुमार में जो डील है वो सील हो गई है? इस सवाल का जवाब तो आगे आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरह के समीकरण साधे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसमें किसी एक नेता की बिहार में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा चल रही है तो वो है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी किस तरह के फैसले ले रहे हैं ताकि बीजेपी को मजबूत किया जा सके, एनडीए को जीत दिलाई जा सके, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए, आपको बहुत सारी कहानी समझ में आ जाएगी। इन 7 चेहरों ने बिहार में मंत्री पद की शपथ ली है।
बिहार में कैबिनेट का कोटा फुल हो गया है। अब मंत्रिमंडल में भागीदारी का जो स्कोर है वो कुछ इस तरह का है। बीजेपी 21, जेडीयू 13, हम 1, निर्दलीय 1, कुल 36। इतने ही मंत्री बिहार में बन सकते हैं और कोटा फुल होने का मतलब है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच मंत्री पद का गैप 8 सीटों का हो गया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही उन लोगों की ख्वाहिशों के दिए बुझ गए हैं जो चुनावी साल में मंत्री पद का सपना पाले हुए थे। इस मंत्रिमंडल विस्तार में ये 3 चेहरे ही हैं जो शुरू से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जाले के विधायक जीवेश मिश्रा, दरभंगा के विधायक संजय सरावगी, रीगा के विधायक मोतीलाल प्रसाद। जीवेश पहले भी मंत्री रह चुके हैं, दूसरी बार मंत्री बने हैं, बाकी ये दोनों पहली बार मंत्री बने। कुछ दिनों से ये कमी महसूस की जा रही थी, जिसकी पूर्ति आज निश्चित रूप से, जिसकी भरपाई आज हो गई है। नेतृत्व का ध्यान गया है और आज सीतामढ़ी जिले से मुझे मंत्री बना करके इस कमी को दूर किया गया है। पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा है उसके मुताबिक मौजूदा मंत्रिमंडल पर बीजेपी के किसी नेता की छाप है तो वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की छाप देखी जा रही है। इस वक्त बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी ही बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। सोमवार को भागलपुर के सर्किट हाउस से आई तस्वीर भी इस बात पर मुहर लगाती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में बीजेपी के नेताओं को सम्राट निर्देश दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को नसीहत दे रहे हैं। सम्राट की छाप मौजूदा कैबिनेट पर इस रूप में दिख रही है कि जो भी विधायक मंत्री बनाए गए हैं उनमें से ज्यादातर सम्राट कैंप के ही हैं। सूत्रों की माने तो मंत्री की रेस में हाजीपुर के विधायक अवधेश पटेल का नाम चल रहा था, जो कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के समर्थक हैं। लेकिन अवधेश की बजाय उन्हीं के कुर्मी जाति से आने वाले कृष्ण कुमार मंटू को मंत्री बनाया गया है। अमनौर के विधायक मंटू वही नेता हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते पटना में कुर्मी एकता रैली बुलाई थी। नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया था लेकिन वो शामिल नहीं हुए थे। इस रैली के जरिए मंटू ने ताकत दिखाई और आज उसका रिजल्ट सामने है। वो गैर राजनीतिक सम्मेलन था और अपने महापुरुषों के बारे में अपने नौजवानों को बताना हम लोग का धर्म है। हम एकता के साथ आगे बढ़े और सबको साथ लेकर चले। शिक्षा के माध्यम से हमारे समाज के लोग पढ़ लिख कर बढ़े, तो गैर राजनीतिक सम्मेलन था। कृष्ण कुमार मंटू पहले जेडीयू में थे, 2020 में बीजेपी में शामिल हुए, मंत्री बने। सुशील कुमार भी जेडीयू से बीजेपी में आए हैं। राजू सिंह भी पहले जेडीयू में थे, बीजेपी में आकर मंत्री बने हैं। विजय मंडल भी बीपीपा एलजेपी से होते हुए बीजेपी पहुंचे हैं और मंत्री बने हैं। ये चारों पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। हम लोगों को जो बनाया गया है तो इसका लाभ हमारे पार्टी को पहुंचे, एनडीए को पहुंचे, इसके लिए हम लोगों को बनाया गया है। और उसमें हम लोग जो है निश्चित रूप से एनडीए के लिए काम करेंगे और आने वाला समय में निश्चित रूप से एनडीए को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट वहाँ मिले, इसके तरफ जो है हम लोग काम करेंगे। नए मंत्री में विजय मंडल, मोतीलाल प्रसाद, कृष्ण कुमार मंटू, इन सबको मंत्री भले ही जाति और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि बीजेपी की राजनीति में ये नेता इस वक्त सम्राट कैंप में खड़े हैं। बिहार बीजेपी की राजनीति में इस वक्त कुशवाहा जाति के सम्राट चौधरी सबसे ताकतवर नेता बनकर उभरे हैं। कुर्मी कुशवाहा कॉम्बिनेशन के दम पर लालू परिवार की यादव पॉलिटिक्स को चुनौती देने की रणनीति पर एनडीए के नेता बढ़ रहे हैं। बीजेपी ने मंत्रिमंडल की संख्या में बाजी मार ली है। 36 में से 21 मंत्री बीजेपी के हो गए हैं, लेकिन 21 मंत्रियों को आप गौर से देखेंगे तो उसमें यादव जाति का कोई भी मंत्री शामिल नहीं है। अब सवाल यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने यादव जाति वाले मामले में आरजेडी को वॉकओवर दे दिया है या फिर गैर यादव जातियों को साधकर एक अलग तरह की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी चलने का काम कर रही है। मैं कुमार मंटू मिश्रा जी ने शपथ ली, सिंह साहिब मंत्री बने। पटेल और कुशवाहा जी को भी बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी।
लेकिन बीजेपी ने बिहार में किसी को मंत्री नहीं बनाया तो वो है यादव जी। बिहार में कुल 54 यादव विधायक हैं। सबसे ज्यादा आरजेडी से 35 यादव विधायक हैं। इनमें से बीजेपी के यादव विधायकों की संख्या 8 है। जेडीयू के 7, लेफ्ट 3, कांग्रेस के 1 यादव विधायक है। मतलब आरजेडी के बाद सबसे ज्यादा यादव विधायक बीजेपी के पास है। बावजूद इसके बीजेपी ने इस टर्म में किसी यादव को मंत्री नहीं बनाया। चुनाव बाद 2020 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तब बीजेपी ने यादव जाति से रामसूरत राय को मंत्री बनाया था। लेकिन पिछले साल जब नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ फिर से सरकार बनाई, तब बीजेपी ने किसी यादव को मंत्री नहीं बनाया। आज भी कैबिनेट विस्तार में किसी को शामिल नहीं किया गया है। जबकि एबीपी न्यूज के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जिन नामों पर विचार किया था, उन नामों में यादव जाति की गायत्री देवी और एमएलसी नवल किशोर राय के नाम पर विचार किया गया था। बीजेपी के विधायकों में यादव जाति के रामसूरत राय बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन अलग अलग तरह के कई विवादों में फंसने की वजह से उनके नाम को बीजेपी ने विचार के लायक भी नहीं माना। अभी 2 दिन पहले ही रामसूरत राय ने अपने क्षेत्र औराई की सभा में जाति विशेष के नेताओं पर टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से बीजेपी के कोर वोटरों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा था। माना जा रहा है कि इस वजह से भी उनके नाम पर विचार नहीं हुआ। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में किसी जाति की बड़ी आबादी है तो वो है यादवों की। इसके बावजूद बीजेपी ने इस जाति को मंत्रिमंडल में शामिल न कर चुनावी साल में अपना सियासी एजेंडा साफ कर दिया है। बिहार में 14% यादव वोटर हैं। यादव परंपरागत तरीके से आरजेडी का वोटर रहा है। जब आरजेडी की नीतीश के साथ सरकार थी तब 8 यादव मंत्री बनाए गए थे। अभी जेडीयू से सिर्फ 1 यादव मौजूदा सरकार में मंत्री है। बीजेपी ने किसी को नहीं बनाया। मतलब साफ है कि बीजेपी उस वोट बैंक की तरफ बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहती जो वोट बैंक आरजेडी का परंपरागत है। बीजेपी ने किसी यादव को मंत्री नहीं बनाकर साफ संदेश दिया है कि जो हमारे साथ नहीं, हम उसके साथ नहीं। सीएसडीएस का आंकड़ा कहता है कि पिछले 10 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 70 से 80% यादवों ने आरजेडी और उसके गठबंधन को वोट किया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नित्यानंद राय बिहार बीजेपी में यादवों के सबसे बड़े नेता है, केंद्र में मंत्री है। बावजूद इसके सरकार में किसी यादव को मंत्री नहीं बनवा पाए हैं। एक व्यक्ति एक पद का पालन करते हुए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके इस्तीफे को तुरंत ही विरोधी दलों की ओर से लपक लिया गया। एक तरफ उनके रेजिग्नेशन में बहुत सारी हिंदी की अशुद्धियां निकाली गई, तो दूसरी तरफ ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी बिहार बीजेपी में बहुत ज्यादा गुटबाजी चल रही है। हालांकि दिलीप जायसवाल ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आलोक में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया। कैमरे पर मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान करने के साथ ही बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मुख्यमंत्री के नाम का इस्तीफे वाला पत्र लिखा। अब इसमें लिखे शब्द बिहार की सियासत में सनसनी मचाए हुए हैं। बिहार सूचित, डॉक्टर इस्तीफा, कार्रवाई। इन 5 शब्दों पर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। इस लेटर के केंद्र में है बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखी इसी चिट्ठी में दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा की। मंत्री पद जाने का गम कम भी नहीं हुआ था कि इस्तीफे में वर्तनी अशुद्धि करके घिर गए। पूर्व मंत्री जी ने लिखा, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार सादर सूचित करना है कि मैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पद से स्वेच्छा से इस्तीफा देता हूँ। सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। लेटर में बिहार की जगह विहार, सूचित को सूचित, डॉक्टर को डॉक्टर, इस्तीफा को इस्तीफा और कार्यवाही को कार्यवाही लिखा है। विरोधी इन्हीं अशुद्धियों को हाईलाइट कर बीजेपी को भी घेर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अशुद्धि का एक समूह है, सारे डिफेक्टर्स वहाँ, सारे भ्रष्ट लोग वहाँ, तो फिर उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? शब्दों में वर्तनी की अशुद्धियों पर सोशल मीडिया में भी चर्चा होने लगी।
आरजेडी ने भी मौके की नजाकत को भांपते हुए दिलीप जायसवाल के लेटर को अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किया और पोस्ट कर लिखा, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी मंत्री भी थे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री को 2 लाइन का त्याग पत्र भी लिखना नहीं आता। बिहार तक भी सही नहीं लिखा है जनाब ने। ये मेडिकल कॉलेज के मालिक भी हैं। पत्र में अशुद्धियां गिनाइए। पत्र में वर्तनीय अशुद्धियों का चैलेंज देते देते खुद आरजेडी बिंदी का इस्तेमाल करना चूक गई। आरजेडी के भाषा ज्ञान पर जवाब देने खुद दिलीप जायसवाल सामने आए। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, जो आज हमारी स्पेलिंग चेक कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि स्पेलिंग की गलती मिटाई जा सकती है, लेकिन आरजेडी के जंगल राज का कलंक कभी नहीं। जिन्हें गलती पकड़ने का इतना ही शौक है वे पहले अपनी डिग्री पकड़ कर दिखाएं। खास बात ये रही कि दिलीप जायसवाल ने अपनी पोस्ट में वर्तनी शुद्धता का खास ख्याल रखा। बिहार में चुनाव है, लिहाजा लेखनी की गलती हो या फिर जुबान फिसलने का मामला, सियासी फील्डर कैच पकड़ने के लिए तैयार है। 45 दिनों से चले आ रहे महाकुंभ का अब समापन होने जा रहा है। 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली है, जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है। आपको बताते चले, देश में छोटे छोटे आयोजन होते हैं तो सीधे उसको राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। फिर इतने बड़े आयोजन को लेकर राजनीति तो होनी ही है। महाकुंभ के समापन के बाद 6 महीने के भीतर बिहार में होने हैं विधानसभा के चुनाव। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या सत्ता के संगम में डुबकी का आशीर्वाद मिलेगा एनडीए को? सनातन धर्म जगह है और हिंदुत्व जगह है, तो ये तो स्वाभाविक है कि हम लोग को लाभ मिलेगा ही। महाकुंभ के समापन के बाद पहला चुनाव बिहार में है। यूं तो गंगा मैया संगम से आगे बढ़ते हुए बिहार ही पहुंचती है, बिहार को समृद्ध करती है, लेकिन कुंभ के इस आयोजन से बीजेपी 6 महीने बाद होने वाले चुनावी फसल काटने को भी आश्वस्त है। हर जगह से हिंदुत्व सनातनी लोग आकर कुंभ में स्नान किए, तो इसका एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है हिंदू समाज में, और हिंदू समाज का भाजपा को बिल्कुल लाभ मिलेगा, क्योंकि हर घर जाग चुका है कि हिंदू का वोट है तो अगर देना है तो भाजपा को ही देना है, नहीं तो वोट बेकार हो जाएगा। महाकुंभ का आशीर्वाद मिलने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का भरोसा मजबूत है और इस भरोसे का आधार भी मजबूत है। ट्रेन की भीड़ हो या फिर सड़कों पर जाम या फिर गंगा मैया की धारा के विपरीत नाव चलाकर प्रयागराज पहुंचना, ये सभी तस्वीरें बिहार के अलग अलग इलाकों से आई थी। जब ये जनसैलाब महाकुंभ के खास लम्हों की यादों के लिए लौटा होगा तो उसके मन में क्या चल रहा होगा, खासकर तब जब बिहार में इसी साल चुनाव है। मौजूदा दौर में जनता की नब्ज पकड़ने वाले सबसे बड़े राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माने जाते हैं। 2 दिन पहले ही जब प्रधानमंत्री भागलपुर दौरे पर थे तो वो कुंभ का सियासी विश्लेषण करना नहीं भूले। महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं, राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। भागलपुर में पीएम ने जो बयान दिया उसका आधार था 10 दिन पुराना लालू प्रसाद यादव का विवादित बयान, जब उन्होंने आस्था के महापर्व को ही फालतू करार दिया था। कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महाकुंभ पर विवादित टिप्पणी की थी। बावजूद इसके कई बड़े कांग्रेसी नेता महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे, लेकिन बीते 45 दिनों में लालू परिवार का कोई भी सदस्य कुंभ के आयोजन में नजर नहीं आया। ऐसा नहीं है कि लालू परिवार मंदिर नहीं जाता। 2 साल पहले ही पूरा लालू परिवार तिरुपति बालाजी में मंदिर में नजर आया था। महाकुंभ से लालू परिवार के दूरी के तार विरोधी मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ रहे हैं। बीते 45 दिनों से बिहार से करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ के लिए 14,000 से ज्यादा ट्रेन चली, जिनमें 10% बिहार से प्रयागराज पहुंची, यानी हर दिन 1400 से ज्यादा ट्रेन बिहार से प्रयागराज चली। ट्रेन के अलावा बस और निजी वाहनों को जोड़ लिया जाए तो ये जनसैलाब इतना बड़ा हो जाता है जो सत्ता के समीकरणों को सीधा प्रभावित करता है। वैसे भी जनतंत्र में जनसैलाब ही सत्ता का आधार होता है। महाकुंभ का आशीर्वाद ले चुका ये जनसैलाब अब चुनाव में किसे आशीर्वाद देगा, इस सवाल का जवाब बिहार में तलाशा जा रहा है।